नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रशांत राय बागी। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस भूमिका की जो भारत को एक नई ऊंचाई देती है, एक ऐसी भूमिका जिसमें ताकत भी है और संतुलन भी। विषय है भारत की भूमिका, पावर हार्मोनी, प्रभाव और स्थिरता का संतुलन। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल श्री वेंकटेश नायक जी और कर्नल सुनील जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। पावर हार्मोनी से आपका क्या तात्पर्य है और यह भारत के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है? आज का भारत केवल एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि संतुलनकारी शक्ति कैसे बना है? भारत आज सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है। और इससे पहले कि मैं मेरी बात आज शुरू करूं, मैं भारत की सभी देशवासियों को हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे का शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। इन 79 वर्षों में हम आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं और अभी इसी शक्ति को हमारे साथ रखते हुए हमें और भी बहुत आगे बढ़ना है। अब जो प्रश्न आपने पूछा उसके जवाब में मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारत आज सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है बल्कि एक संतुलनकारी शक्ति है जो विश्व राजनीति में प्रभाव और स्थिरता के अद्वितीय मेल का उदाहरण प्रस्तुत करता है। पावर हार्मनी का अर्थ है आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को बनाए रखते हुए आंतरिक शांति, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को संतुलित करना। बीते वर्षों में भारत ने ये साबित किया है कि वह केवल बहुराजनीतिक समीकरणों का हिस्सा नहीं बल्कि उन्हें आकर देने वाला खिलाड़ी है। चाहे G20 की 2023 की अध्यक्षता में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का मंत्र हो या ब्रिक्स, SCO और क्वाड जैसे मंचों पर विकासशील देशों की आवाज को ताकत देना, भारत हर जगह एक पुल निर्माता और सहमति निर्माता के रूप में उभरा है। उदाहरण के तौर पर G20 घोषणा पत्र में रशिया यूक्रेन युद्ध जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भारत ने ऐसी भाषा तैयार करवाई जो सभी पक्षों को जोड़ती थी और इस तरह सम्मेलन एकमत घोषणा अपनाने में सफल हुआ। कर्नल वेंकटेश नायक सर, भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने का उसके वैश्विक प्रभाव पर क्या असर पड़ा है? यूपीआई और आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं भारत की सॉफ्ट पावर को कैसे बढ़ाती है? मेक इन इंडिया जैसे पहले भारत को आत्मनिर्भरता और वैश्विक सप्लाई चेन में किस प्रकार लाभ पहुंचा रही है? मैं सबसे पहले देशवासियों को स्वतंत्र दिवस का शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारा आर्थिक शक्ति और सॉफ्ट पावर, आर्थिक दृष्टि से भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले कुछ वर्षों में तीसरी स्थान पर पहुंचने का अंदाजा है। आने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। 2024 और 25 में भारत की निर्यात $770 अरब के रिकॉर्ड स्टार पर पहुंचना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई और आधार भारत की तकनीकी लोकतांत्रिकरण का प्रतीक बना चुके हैं। आज 20 से अधिक देश इस मॉडल को अपनाने में तैयारी में है। मेक इन इंडिया और PLI योजना से भारत का आत्मनिर्भरता की और बढ़ते हुए विश्व सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बना दिया है। ये आर्थिक मजबूती है, भारत की सॉफ्ट पावर का और गहरा करती है, जिससे वन विशेष व्यापार और तकनीकी समझदारी के लिए दुनिया का पसंदीदा गठबंधन बन चुका है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील सर, भारत ने रक्षा आधुनिकीकरण में किन प्रमुख कदमों को प्राथमिकता दी है? पश्चिम और पूर्व दोनों के साथ सामरिक समझौदारी का क्या महत्व है? हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा भूमिका को आप कैसे परिभाषित करेंगे? पिछले एक दशक में भारत ने रक्षा आधुनिकीकरण पर $250 अरब से अधिक का निवेश किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत पश्चिम यानी कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ और पूर्व में रशिया और आसियान जैसे देशों के साथ, इन दोनों के साथ रणनीतिक साझेदारी रखते हुए भी किसी भी सैनिक गुट में बांधा नहीं है। इसे उसकी रणनीतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखती है। हिंदू महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड के रूप में स्थापित है, जो समुद्री डकैती, रोधी गश्त, मानवीय राहत अभियानों और
आपदा प्रबंधन में अग्रणी है। मैं प्रशांत रायबागी। श्रोताओं, विषय है भारत की भूमिका, पावर हार्मोनी, प्रभाव और स्थिरता का संतुलन। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल श्री वेंकटेश नायक जी और कर्नल सुनील जी। कर्नल नायक सर, योग, आयुर्वेद और भारतीय त्योहारों जैसी सांस्कृतिक ताकतें भारत की वैश्विक छवि को कैसे प्रभावित करती है? प्रवासी भारतीय समुदाय किस तरह भारत के लिए गुडविल एम्बेसडर का काम करता है? भारत का सांस्कृतिक प्रभाव विश्व भर में गहराई से महसूस किया जाता है। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड और भारतीय त्योहार करोड़ों लोगों के बीच में सेतु का काम करते हैं। 200 से अधिक देशों में फैला हुआ 3 करोड़ से अधिक प्रवासी भारतीय समुदाय भारत का सबसे बड़ा पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी नेटवर्क है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 190 देशों की भागीदारी ये साबित करता है कि भारत की सॉफ्ट पावर आज दुनिया के दिलों में जगह बना चुकी है। कर्नल सुनील सर, स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतर भारत की वैश्विक साख को कैसे बढ़ाते हैं? भारत किन सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपनी संस्थागत मजबूती बनाए रखने में सक्षम रहा है? भारत का स्थिर लोकतांत्रिक ढांचा स्वतंत्रता के 78 वर्षों में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और मजबूत संस्थात्मक व्यवस्था इसकी विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। हाँ, चुनौतियां है सीमाई तनाव, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा जरूरतों के बीच संतुलन और आंतरिक विविधता में एकता बनाए रखना। लेकिन इन चुनौतियों का समाधान करने की क्षमता भारत को और विशिष्ट बनाता है। कर्नल नायक सर, सीमाई तनाव के बावजूद आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए भारत किन रणनीतियों का प्रयोग करता है? जलवायु प्रतिबद्धताओं और ऊर्जा जरूरतों के बीच संतुलन कैसे साधा जा सकता है? भारत अपनी विविधता को एकता में कैसे बदलता है? भविष्य में भारत का लक्ष्य एक विश्व मित्र बनना है, न कि विस्तारवादी, न अलगवादी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, ऊर्जा और सतत विकास के लिए विश्व मानक करते हुए क्षमता भारत के पास है। 2027 और 28 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत का सपना सिर्फ आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक नया विश्व व्यवस्था में भारत को निर्णायक आवाज स्थापित करने का संकल्प है। इस तरह भारत आज सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी पूरी मानवता के लिए प्रभाव और सृष्टा का संतुलन गढ़ रहा है, जो एक नया संगठन और बहादुरिया विश्व की नींव बनेगा। लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील सर, क्या आपको लगता है कि भारत की संतुलनकारी भूमिका भविष्य में और मजबूत होगी या वैश्विक तनाव इसे प्रभावित कर सकते हैं? भारत की संतुलनकारी भूमिका निश्चित रूप से और मजबूत होगी, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी देश पूरी तरह एक गुट में बंधा नहीं रह सकता। भारत की नीति हमेशा बहुपक्षीय रही है, जहां हम अमेरिका और यूरोप के साथ साझेदारी रखते हैं, वही रूस और एशियाई देशों के साथ भी गहरे संबंध बनाए रखते हैं। वैश्विक तनाव जरूर चुनौती लाते हैं, लेकिन भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। कर्नल वेंकटेश नायक सर, भारत किस तरह वैश्विक शक्तियों के बीच स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने में सफल रहा है? भारत ने रक्षा, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्रों में अलग अलग देशों से संबंध रखते हुए किसी एक ब्लॉक पर निर्भर नहीं है, नहीं रह सकता है, नहीं रहकर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाना रखता है। उदाहरण के तौर पर हम अमेरिका से हाईटेक रक्षा उपकरण लेते हैं, लेकिन रशिया से S-400 जैसे मिसाइल सिस्टम भी लेते हैं और फ्रांस से राफेल जैसे विमान लेते हैं, लेकिन अपनी विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। कर्नल सुनील सर, क्या पावर हार्मोनी का सिद्धांत भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में भी लागू होता है? हाँ, बिल्कुल। भारत अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का संतुलन रखता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हमें नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश
को आर्थिक, तकनीकी और मानवीय सहायता देते हैं, वही सुरक्षा और सीमा से जुड़े मुद्दों पर सख्ती से अपने हितों की रक्षा करते हैं। मैं प्रशांत रायबागी। श्रोताओं, विषय है भारत की भूमिका, पावर हार्मोनी, प्रभाव और स्थिरता का संतुलन। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल श्री वेंकटेश नायक जी और कर्नल सुनील जी। कर्नल नायक सर, भारत की डिजिटल उपलब्धियां जैसे यूपीआई, कोविन किस तरह डिजिटल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन सकती है? यूपीआई और कोविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आज भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी के सबसे बड़े हथियार है। कई देश इन तकनीकों से अपने में भारत से साझेदारी कर रहे हैं। इसे न केवल तकनीकी चाबी मजबूत होती है बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ती है। कर्नल सुनील सर, हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती सक्रियता से एशिया प्रशांत संतुलन पर क्या असर पड़ेगा? हिंद महासागर में भारत की सक्रियता से समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी और चीन जैसी ताकतों के एकाधिकार को चुनौती मिलेगी। हमारी नौसेना एंटी पायरेसी पेट्रोल्स, मानवीय राहत कार्य और आपदा सहायता में पहले से ही सक्रिय है। इसमें इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में और स्थापित होगी। कर्नल नायक सर, क्या भारत की सॉफ्ट पावर हार्ड पावर से अधिक प्रभावी है? सॉफ्ट पावर का असर कई बार हार्ड पावर से ज्यादा स्थायी होता है। योग, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति और प्रवासी भारतीय समुदाय की वैश्विक उपस्थिति ने भारत की छवि को बहुत सकारात्मक बनाया है। हार्ड पावर जरूरी है, लेकिन सॉफ्ट पावर वो पुल बनाता है जो देशों को, दिलों को और दिमाग तक पहुंचता है। कर्नल सुनील सर, विश्व मित्र के रूप में भारत को किन मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए? विश्व मित्र के रूप में भारत को निष्पक्षता, न्याय, सहयोग और पारदर्शिता पर कायम रहना चाहिए। भारत को अपने विकास मॉडल को साझा करते हुए किसी पर राजनीतिक दबाव न डालने की नीति जारी रखना चाहिए ताकि भरोसा दुनिया में भारत के ऊपर बना रहे। कर्नल वेंकटेश नायक सर, क्या जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा में संतुलन बनाने के भारत के प्रयास अन्य विकासशील देशों के लिए मॉडल बन सकते हैं? हाँ, भारत का पंचामृत लक्ष्य जिसमें 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का संकल्प शामिल है, विकासशील देशों के लिए एक व्यवहारिक मॉडल है। हम एक और सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश कर रहे हैं। वहां कोयला और तेल जैसे पारंपरिक स्रोत का उपयोग धीरे धीरे घट रहे हैं, जैसे आर्थिक विकास भी बढ़ता ना हो। लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील सर, भारत की घरेलू स्थिरता और आर्थिक विकास वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा में कैसे योगदान देते हैं? घरेलू स्थिरता भारत को दीर्घकालिक नीतियां लागू करने की ताकत देती है। राजनीतिक स्थिरता, मजबूत संस्थान और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वैश्विक नेतृत्व की नींव है। यह संयोजन भारत को एक विश्वसनीय साझेदार बनाता है। कर्नल वेंकटेश नायक सर, बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आवाज को शेपिंग वॉइस बनाने के लिए आने वाले 10 वर्षों में किन प्राथमिक कदमों की आवश्यकता होगी? पहला, रक्षा और तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। दूसरा, डिजिटल और हरनीत ऊर्जा में वैश्विक मानक तय करना है। तीसरा, बहुपक्षीय मंचों में ग्लोबल साउथ के मुद्दों को प्राथमिकता देना है। और चौथा, शिक्षा और नवविचार में निवेश कर अगली पीढ़ी को तैयार करना है। इस कदमों से भारत का केवल सहभागी नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्माण का नेता बन सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील सर, कैसे भारत अपने आर्थिक प्रभाव के उपयोग करके वैश्विक स्थिरता में योगदान दे रहा है? भारत अपने आर्थिक प्रभाव का उपयोग वैश्विक स्थिरता के लिए कई तरीकों से कर रहा है। पहला, भारत एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में उभरा है जो अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशंस में पॉलिसी प्रेडिक्टेबल रखता है। 2024-25 में भारत का एक्सपोर्ट 770 बिलियन US डॉलर के रिकॉर्ड पर पहुंच गया, जो
रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन्स को स्टेबल बना के रखने में मदद करता है। दूसरा, भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, ओएनडीसी, आधार को अन्य देशों के साथ शेयर करके उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में योगदान दे रहा है। ये इनिशिएटिव्स विकासशील और कम आय वाले देशों के लिए लो कॉस्ट, हाई इंपैक्ट मॉडल्स क्रिएट करते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। मैं प्रशांत रायबागी। श्रोताओं, विषय है भारत की भूमिका, पावर हार्मोनी, प्रभाव और स्थिरता का संतुलन। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल श्री वेंकटेश नायक जी और कर्नल सुनील जी। कर्नल वेंकटेश नायक सर, क्या भारत के डिफेंस पार्टनरशिप उसकी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं? भारत एक डिफेंस पार्टनरशिप केयरफुली कैलिब्रेटेड होते हैं ताकि न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी मेंटेन रहे। हम अमेरिका से एडवांस ड्रोन्स और फाइटर जेट्स लेते हैं, रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम्स लेते हैं, फ्रांस से राफेल लेते हैं और इजराइल से सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी लेते हैं। लेकिन हर डील को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिजाइन करते हैं, किसी मिलिट्री ब्लॉक के प्रेशर में नहीं आते। ये डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी भारत को एक ट्रस्टेड डिफेंस मार्केट बनाती है, लेकिन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी बनाने रखनी है। इस वजह से भारत नाटो जैसे अलायंस के हिस्सा नहीं है, लेकिन मल्टीपल डिफेंस कॉरिडोर्स में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रखता है। कर्नल सुनील सर, ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट क्या रहा है? ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट 2023 का G20 समिट था, जहां भारत ने यूक्रेन वॉर जैसे पोलराइजिंग इश्यू पर कॉन्सेंसस बनवाया। ये इसलिए बड़ी बात थी क्योंकि यूएस, यूरोप और रशिया चाइना ब्लॉक के बीच शार्प डिवाइड था, लेकिन भारत ने इंक्लूसिव लैंग्वेज ड्राफ्ट करके एक बैलेंस्ड डिक्लेरेशन पास करवाया। साथ ही भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रपोजल लीड किया, जो डेवलपिंग नेशंस के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक हिस्टोरिक स्टेप था। कर्नल वेंकटेश नायक सर, कैसे भारत ने यूक्रेन क्राइसिस के दौरान अपनी वैश्विक छवि बनाए रखी? यूक्रेन क्राइसिस के दौरान भारत ने एक मल्टीप्रांग्ड अप्रोच अपनाई। पहले ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, भारत ने अपने रिस्पांसिबिलिटी ग्लोबल प्लेयर वाली इमेज बनाई। दूसरे, भारत ने रशिया के साथ अपने डिफेंस और एनर्जी संबंध कंटिन्यू रखते हुए, लेकिन साथ ही यूएन में रिपीटेडली पीस रिजोल्यूशन के लिए वोट या अब्सटेन करके डिप्लोमेटिक बैलेंस मेंटेन किया। ये पॉलिसी न सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एग्जाम्पल है, बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी को एक मैसेज दिया है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज किया बिना पीस के लिए एडवोकेट कर सकता है। कर्नल सुनील सर, मैरीटाइम सिक्योरिटी में भारत की रोल को इंडो पैसिफिक के संदर्भ में कैसे देखा जा रहा है? इंडो पैसिफिक में भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी रोल एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर के रूप में देखी जा रही है। भारत अपने अंडमान एंड निकोबार कमांड के थ्रू स्ट्रेट ऑफ मलक्का जैसे चोक पॉइंट्स, जो ग्लोबल नेवल चोक पॉइंट होता है, उस पर मॉनिटरिंग रखता है। नेवी के शिप्स एंटी पायरेसी पेट्रोल्स, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ मिशंस में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा भारत क्वाड के फ्रेमवर्क में यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैरीटाइम ड्रिल्स करता है, जिससे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर होता है और चाइनीज एग्रेशन को काउंटर बैलेंस मिलता है। कर्नल नायक सर, क्या भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी उसकी हार्ड पावर को सपोर्ट करती है या उससे अलग चलती है? भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी उसकी हार्ड पावर को रीएनफोर्स करती है, अलग नहीं चलती है। जब भारत अपने योगा, आयुर्वेदा, बॉलीवुड, कुजीन और फेस्टिवल्स को प्रमोट करता है, वो तो गुडविल और ट्रस्ट बनाता है, जो डिफेंस और इकोनॉमिक टाइज को भी स्मूथ बनाना है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल योगा डे दौरान 190 देश का पार्टिसिपेशन सिर्फ कल्चरल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि सॉफ्ट पावर के जरिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्ट्रेंथनिंग का एग्जाम्पल भी तो है। ये गुडविल लेटर डिफेंस डील्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेगोशिएट करना इजी बना देती है। कर्नल सुनील सर, भारत का डायस्पोरा कैसे देश के फॉरेन रिलेशन को मजबूत करता है? देखिए, भारत का जो डायस्पोरा है,
जो 200 से ज्यादा देशों में 3 करोड़ से ज्यादा है, फॉरेन रिलेशंस के लिए ये एक इनवैल्यूएबल एसेट है। ये डायस्पोरा अपने होस्ट कंट्रीज में बिजनेस, पॉलिटिक्स, एकेडमिया और मीडिया में इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस रखता है, जो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए इनफॉर्मल एडवोकेसी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस में इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर्स और सीईओज इंडिया यूएस रिलेशंस को डीपन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गल्फ कंट्रीज में इंडियन वर्कफोर्स नॉट ओनली इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन करते हैं, बल्कि उनके गवर्नमेंट्स के साथ स्ट्रांग बायलैटरल टाइज मेंटेन करने का फाउंडेशन भी बनाते हैं। मैं प्रशांत राय बागी। श्रोताओं, विषय है भारत की भूमिका, पावर हार्मोनी, प्रभाव और स्थिरता का संतुलन। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल श्री वेंकटेश नायक जी और कर्नल सुनील जी। कर्नल नायक सर, क्लाइमेट चेंज पे भारत की पोजीशन डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों के बीच एक ब्रिज का काम कैसे करती है? भारत की क्लाइमेट चेंज पोजीशन एक ब्रिज बिल्डर की जैसा है। एक तरफ हम डेवलप्ड कंट्रीज के साथ पेरिस एग्रीमेंट कमिटमेंट्स के लिए अलाइंड होते हैं, दूसरी तरफ हम डेवलपिंग कंट्रीज का केस भी रखते हैं कि उनके लिए फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फ्लेक्सिबल टाइमलाइंस का प्रोविजन हो। भारत का पंचामृत कमिटमेंट जैसे 2070 में नेट जीरो टारगेट और 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एक बैलेंस्ड मॉडल है जो ग्रोथ और एनवायरनमेंट दोनों की प्रायोरिटाइज करता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील सर, क्या आपको लगता है कि एआई गवर्नेंस में भारत ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर बन सकता है? बिल्कुल, भारत एआई गवर्नेंस में स्टैंडर्ड सेटर बन सकता है, क्योंकि हमारे पास डिजिटल गवर्नेंस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। आधार, यूपीआई, कोविन जैसे स्केलेबल, सिक्योर और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म्स हमारी टेक पॉलिसी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। अगर भारत एथिकल एआई गाइडलाइंस, डेटा प्राइवेसी नॉर्म्स और एआई बायस प्रिवेंशन फ्रेमवर्क्स ग्लोबल फोरम्स में लीड करे, तो हम एक मॉडल बन सकते हैं जो डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों देशों के लिए रिलेवेंट होगा। कर्नल वेंकटेश नायक सर, फ्यूचर में कैसे भारत अपने डोमेस्टिक स्टेबिलिटी का फायदा उठाकर वैश्विक पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकता है? डोमेस्टिक स्टेबिलिटी भारत को पॉलिसी कंटिन्यूटी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का एडवांटेज जरूर देती है। जब एक कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल होता है तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को कंसिस्टेंट मैनर में परस्यू कर सकता है। भारत इस स्टेबिलिटी के उपयोग ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ में रिफॉर्म्स पुश करने, क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट्स को सिक्योर करने और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन में लीड लेने के लिए कर सकता है। इसके साथ साथ स्टेबल इकोनॉमी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, जो इनडायरेक्टली भारत ने जियोपॉलिटिकल लीवरेज को बढ़ाती है। आज हमने देखा कि भारत का सफर सिर्फ एक शक्ति बनने का नहीं, बल्कि एक संतुलन का पाठ पढ़ाने का है, जहां प्रभाव और स्थिरता एक दूसरे के साथ चलकर विश्व को नए दिशा दर्शन देते हैं। भारत ने अपने सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक मजबूती और रणनीतिक सूझबूझ से एक अनोख पहचान बनाई है, और ये पहचान सिर्फ भारत की सीमा तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक विश्वास का संदेश है। इसी संदेश के साथ हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए श्री कर्नल वेंकटेश नायक सर और लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील सर, आप लोगों को धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है।
उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से जानो। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, सब ही तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है।